नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ मुद्दे हैं दो तीन जिस पर आज बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का मैच है, उसके अलावा अफगानिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक बड़ा उलटफेर किया है और साथ ही साथ न्यूजीलैंड को लेकर भारतीय टीम किस तरह से तैयारियां कर रही है, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही बता देते हैं, गावस्कर को दिखी है बाबर की दिक्कत। ये खबर क्या है, ये खास खबर, ये भी आपको बताएंगे। इसमें गावस्कर साहब को समझ में आ रहा है कि दरअसल बाबर आजम गड़बड़ क्या कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा सुझाव भी दिए हैं कि अगर वो कुछ चेंजेस कर लें तो किस तरह से वो एक रन बनाने वाली जो मशीन उनको माना जाता है उस पर कुछ हद तक वो खरे उतर सकते हैं। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान का जो है वो आखिरी मैच है और जो रही सही इज्जत है उसकी अपने फैंस के बीच, उसको बचाने का दिन है। रावलपिंडी में यह मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों ही टीमें खिताब की रेस से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रदर्शन पर पूरे देश में नाराजगी है, तमाम प्लेयर्स नाराजगी जता चुके हैं, बल्कि खींचे हुए हैं। अगर कहा जाए तो वो खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। और जो पाकिस्तान का सफर डिरेल हुआ इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी ही मेजबानी में, उसमें उसके लिए विलेन का काम किया कहना चाहिए न्यूजीलैंड ने और उसके अलावा भारत ने, जिन्होंने पहले दोनों मुकाबले में उनको हरा दिया और उसको हराकर इस तरह से पाकिस्तान को हफ्ते भर के भीतर चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेजबानी मिली थी वो मिली थी 3 दशक के बाद, मोटा मोटा 30 साल के बाद। और रही कितने समय तक पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में? 1 हफ्ते। ये शायद इससे बड़ा झटका, इससे बड़ा सदमा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ नहीं हो सकता। कई बार लगता है कि वो जो पाकिस्तान के लेजेंड्स थे कुणाल, वो चाहे फजल महमूद रहे हो, चाहे हनीफ मोहम्मद रहे हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो अब इस दुनिया में हैं भी और क्रिकेट से बहुत दूर हैं, अपने बुढ़ापे में हैं, उनको क्या लगता होगा किस तरह से पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट के नक्शे में जगह दिलाई थी, इज्जत दिलाई थी, साख बनाई थी उसकी, और कैसे वो धीरे धीरे एक एक करके वो जो पूरा का पूरा ध्वस्त होता जा रहा है मामला। चलिए खैर, ये जो मैच है यही है कि बस अब आप अपने फैंस की जो इमोशंस पर आपने बहुत तगड़ी चोट लगाई है उस पर थोड़ा सा मरहम लगा दीजिए। बिल्कुल जी, दो ऐसी टीमें बांग्लादेश और पाकिस्तान, देखिए दोनों सेमीफाइनल की रेस से बाहर है, ठीक है। मगर यहां पर क्या है ना, बांग्लादेश के पास खोने को वाकई कुछ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के पास खोने को है जो बची कुछ ही इज्जत है, अगर मान रहे हैं कि भाई कुछ बची हुई है, ठीक है, तो वो भी खोने को जो है वो बचा हुआ है। बांग्लादेश के पास खोने को कुछ नहीं बचा हुआ है। तो दोनों टीमें जो है वो एक्सप्रेस करेंगी अपने आप को, क्योंकि अब यहां पर आप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो। अब आप पे वो प्रेशर नहीं है कि भाई आपको ये करना है, वो समीकरण, इतना रन रेट, वो रन रेट। आपको यहां पर जाना है, एक्सप्रेस करना है और दिखाना है कि भाई ठीक है, 2 मैचेस हमारे अच्छे नहीं पड़े, हम हारे हैं 2 मैचेस बैक टू बैक, मगर हमारी टीम उतनी बुरी नहीं है, ठीक है। हम अपना कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा पाया, जो भी कुछ हो गया। बांग्लादेश को एक बार फिर वर्ल्ड को दिखाना है कि भाई हम जो है बड़ी टीमों को अब जो है वो अपसेट कर सकते हैं, और उसको अपसेट ना ही कहा जाए तो अच्छा होगा। वो बांग्लादेश को साबित करना है, पाकिस्तान को सिर्फ बचाना है। अगर वो जीत गए तो उनकी कोई वाहवाही नहीं होनी, उस पर कोई मरहम नहीं लगना जो जख्म लगे हैं, मगर ये है कि वो और बेइज्जती ना हो जाए, चीजें और खराब ना हो जाए, एक दूसरे के चेहरे देखने और मुश्किल ना हो जाए, ठीक है, आवाम को चेहरा दिखाना मुश्किल ना हो जाए, उसके लिए जो है वो यहां पर जीत जरूरी है और कन्विंसिंग जीत जरूरी है अपनी सरजमी पर। अगर बारिश अलाउ कर दे तो, क्योंकि बारिश जो है वो इस पे पानी भी फेर सकती है, मुकाबला धुल भी चुका है यहां पर एक, और उसी तरीके की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को यही दुआ करनी होगी कि एक फुल फ्लेज्ड मैच मिल जाए जिसके अंदर वो अपनी साख पर खड़े उतरे अपने होम ग्राउंड के अंदर, नहीं तो फिर जो बची कुची बोल ही रहे हैं हम, वो भी चली जाएगी। बिल्कुल, कम से कम वो जो पिछले मैच में हार के बाद कोई भी तर्क, कोई भी दलील नहीं बची हुई थी, कोई भी साथ में खड़ा होकर वकालत करने को नहीं तैयार था पाकिस्तान की टीम की। कम से कम बांग्लादेश की टीम को अगर हरा दिया तो आज से 1 हफ्ते बाद, तुरंत तो नहीं लेकिन 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे ये कहने वाले लोग मिल जाएंगे कि चलिए वो पहले 2 मैच खराब चले गए, वरना अगर 2 में से 1 मैच भी अच्छा गया होता हमारा तो शायद ये स्थिति नहीं आती। फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि दरअसल वो दूसरा मैच तो इसलिए खराब हो गया क्योंकि हमको दुबई में जाके खेलना पड़ा, वरना शायद हम बच जाते। तो कम से कम कुछ बहानेबाजी के लिए पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो हमने दे ही दिए। शो हमारा देखा भी जाता है पाकिस्तान में, तो वहां पर चाहें तो इस बहानेबाजी को पाकिस्तान की टीम तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो ये मैच जीत लें, तो फिर कम से कम इन बहानों को एक्टिवेट कर लें और आपस में एक दूसरे को खुश करने के लिए आपस में ही सही
शेयर करना शुरू कर दें। चलिए गावस्कर साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि गावस्कर साहब का जो कहा होता है वो हमेशा बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और उन्होंने बाबर आजम को लेकर कुछ कहा है। बाबर आजम लगातार आप जानते हैं वो मतलब आलोचनाओं के बिल्कुल केंद्र में है पिछले काफी समय से। वजह क्या है? वजह उन पर आरोप उन पर यह है कि कमजोर टीमों के खिलाफ रन बनाते हैं। पिछला भी जो शतक है उनका वो शायद 151 रन है, वो नेपाल के खिलाफ उन्होंने लगाया था। मजबूत टीमों के खिलाफ रन नहीं बनाते, भारत के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं बनाते, और कोई रन बनाते भी हैं तो उन रनों का कोई इंपैक्ट नहीं होता मैच पे। और ये आरोप हम ही नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप पाकिस्तान में तमाम लोग लगा रहे हैं। मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, उन्होंने तो पिछले मैच में हार के बाद साफ साफ कह दिया कि बाबर बताएं कि पिछले 10 साल में उन्होंने भारत के खिलाफ कितने मैच जिताए हैं, या सेना कंट्रीज में यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनको कितनी बार मैन ऑफ द मैच मिला है। वो तो लेके बैठे हुए थे आंकड़े, बोले बता दो साहब कितनी बार मिला है, और अगर नहीं मिला है तो फिर किस बात के लेजेंड हैं ये बाबर आजम। गावस्कर ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। गावस्कर ने एक तरीके से सलाह दी है, और इतने बड़े बल्लेबाज का सलाह देना, मतलब इस पर चर्चा होनी चाहिए। बाबर क्रीज पर पैरों को बहुत फैलाकर खड़े हो रहे हैं, इससे उन्हें बैकफुट और फ्रंट फुट पर आने में दिक्कत हो रही है। अगर वो थोड़ा बेहतर संतुलन के साथ खड़े हों तो उनकी लंबाई ज्यादा होगी। पैरों के ज्यादा फैलने से वो लंबाई कम होती है। लंबाई बढ़ते ही वो गेंद की उछाल और मूवमेंट को बेहतर समझ सकेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार आएगा। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि उसको जितना ज्यादा से ज्यादा आसान करके अपने सब्सक्राइबर्स को समझाया जाए। उनका सिर्फ यही कहना है कुणाल की पैरों को बहुत ज्यादा खोल ले रहे हैं। बिल्कुल पैरों को ज्यादा जब खोल लेंगे आप तो स्वाभाविक तौर पर आपकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप पैरों को समेट लेंगे तो आप बेहतर लंबे दिखाई देंगे, और फिर शायद गेंद का जो बाउंस है या गेंद कितना कैरी कर रही है, जो गेंद में मूवमेंट है, सीम है, स्विंग है, वो शायद गावस्कर का ऐसा कहना है कि ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब गावस्कर ने जो कहा है उसको बाबर आजम माने, बाबर आजम ना माने, ये सारी चीजें बात की हैं। ये बयान मैं तो ये मानता हूं कि आज के जमाने में ये तो हिंदुस्तान में दिया गया बयान है जिसको पाकिस्तान पहुंचना है। अगर कहीं अंटार्कटिका में भी कोई बयान दिया जाए ना, वो 24 घंटे के भीतर पूरी दुनिया में घूम जाता है। ड्यू टू सोशल मीडिया हर चीज यहां से वहां शेयर होती ही है। तो मैं ये नहीं मान सकता हूं कि गावस्कर की ये बात अब तक बाबर आजम तक नहीं पहुंची होगी, पहुंच चुकी होगी। वो इसको मानते हैं नहीं मानते हैं ये उन पर निर्भर करता है। मेरा प्रश्न ये है कि साख जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की आपने कहा या मैंने कहा कि बची खुची इज्जत जो है वो साख पे है, आज बाबर आजम की इज्जत भी साख पे होगी। बिल्कुल जी। और कई अब ये बार बार बोल बोल के ना, मतलब या तो बाबर आजम सुन के नहीं थके, हम लोग तो, और पाकिस्तान में जो भी जानकार हैं, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, जो मीडिया है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई उनकी साख दाव पर लगी हुई है। उनको वो अथॉरिटी को बार बार स्टैंप करना चाहिए कि अगर मैं बेस्ट हूं तो वो बेस्ट दिखे, वो मैदान पर बेस्ट दिखे और बेस्ट टीमों के खिलाफ दिखे। वो हो नहीं रहा है। अब जो गावस्कर साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक है। मैं खुद ही अभी जब भी आप पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप पैर खोल के खड़े होगे ना तो आपका मूवमेंट नहीं होता, ना आगे ना पीछे की तरफ, फिर आप कहीं स्टक हो जाते हो बीच में। अब बाबर आजम इसी तरीके का स्टैंस लेके खड़े होते हैं। कभी कामयाबी उनको मिली होगी, मगर अब जब लगातार नाकामी मिल रही है तो बदलने में कोई हर्ज नहीं है। जब विराट कोहली अपनी चीजें बदल सकते हैं तो फिर बाबर आजम को क्या ही सोचना है। वो उनसे ऊपर तो हो नहीं गई, या वो अपने उनसे ऊपर अपने आप को मान रहे हैं, तो फिर किसी वंडरलैंड में जो है वो जी रहे हैं अपना। आपने सही बात बोली है कि बाबर आजम के ऊपर जो है वो तलवार लटकी हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। जो सलाह है वो भी उनको माननी चाहिए। वो आप सुनील गावस्कर की सलाह तो अलग बात है, वो अपने घर में अपने लोगों की सलाह नहीं मानते हैं, चाहे वो वसीम अकरम सलाह दें या वकार यूनिस सलाह दें। कई बार वो बोल चुके हैं कि इसको ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओपन में मत आओ। जब इनका जो PSL भी होता है वहाँ पर भी वो ओपनिंग के लिए जो है अपने आप को एडमेंट हो जाते हैं। वसीम अकरम ऐसे ही, उनके एक टीम के कोच भी थे, उन्होंने बोला कि भाई, मैंने इसे बोला कि भाई तू ओपन मत कर, तू अपना मिडिल ऑर्डर में ही रहे, मगर वो बोला नहीं मैं ओपन करूँगा। तो जब आपको खुद को ही ज्ञान भतेरा हो, जब आपको खुद को ही इतना ज़्यादा वो हो, तो फिर आप किसी की सलाह मशवरा मानते नहीं हो, और फिर नतीजे जो है अगर आ नहीं रहे तो फिर तो आप पे तलवारें लटकेंगी ही, आप पे लोग जो है वो बात बनाएंगे ही। मगर इनके जो कोच हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल दी है। उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर बाबर नहीं तो कौन, बताएं मुझे कोई आके, ठीक है, अगर बाबर नहीं तो फिर कौन, आपके पास विकल्प है क्या?
ठीक है, कोई और अगर आपके पास उतना टेक्निकल अच्छा कोई बल्लेबाज है क्या जिसके इतने रन हो, ठीक है, तो हमारे पास विकल्प ही नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल दी कि भाई ऐसा नहीं है कि टीम खराब है, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम खराब है, और अगर आप जो बोलते हो कि भाई बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो किसको ले आए? बाबर आजम के अलावा आपके पास अच्छा विकल्प है कौन? ऐसा कौन बल्लेबाज है पाकिस्तान में जो इस तरीके से, जिसके स्टैट्स हो, इस तरीके से जिसने रन बनाए हो, जो टेक्निकली इतना साउंड हो? तो अब फंसा हुआ है पाकिस्तान। अब या तो भाई आप ढूंढे बाबर आजम से अच्छा विकल्प, नहीं तो फिर उनके साथ टिके रहें, जैसे वो खेल रहे हैं चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ चल जाएंगे। आप संतोष रख लीजिए। और क्या, नेपाल भी है वैसे। नेपाल भी है। खैर, आप एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। वसीम अकरम खुद, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया अपने उस इंटरव्यू में कि कैसे वो पहले अपने रनअप पर, जिस रनअप से आते थे वो 24-25 कदम का रनअप था, और उसमें किस तरह से उन्होंने साइंटिफिकली बताया कि वो कहां से पूरा मार्क करते थे, कहां से वो एक तरीके से स्टार्ट लेते थे, कहां से एक्सेलरेट करते थे, कहां से प्रॉपर वो एकदम तेज गति से रनिंग शुरू करते थे। वो बता रहे थे पूरा साइंटिफिक तरीके से कि इतने कदम पर मैं ये करता था, इतने कदम से फिर मैं स्प्रिंट करना शुरू होता था। फिर उन्होंने बताया उसी इंटरव्यू में कि फिर एक समय ऐसा आया कि उनको ये लगा कि अगर वो 17 कदम से, स्पेसिफिकली अगर 17 कदम से भी दौड़ना शुरू करेंगे तो भी उनकी रफ्तार कम नहीं हो रही है। और उन्होंने काफी देर तक ये प्रयास किया कि वो 17 कदम से दौड़ते थे और दौड़ने के बाद जाकर गेंद डालते थे और रफ्तार कम नहीं होती थी। बोले मैं गया और मैंने इमरान भाई को बताया कि स्किपर, मेरा जो स्पीड है, मैं 17 कदम से फेंक रहा हूं, मेरा स्पीड जो है वो कम नहीं हो रहा है, स्पीड मेंटेन कर रहा हूं मैं। तो स्किपर ने कहा कि चलो मुझे दिखाओ, और इमरान आए और इमरान ने देखा, और उसके बाद जो है इमरान ने देखकर कहा कि हाँ तेरा स्पीड कम नहीं हो रहा है। वहां से वसीम अकरम ने अपना जो रनिंग वो था, रनअप था, उसको छोटा किया। तो ये सारे मामूली बदलाव, शायद बातचीत हम लोग कर रहे हैं बड़ा आसान है, लेकिन आप सोच कर देखिए कितना बड़ा एडजस्टमेंट है खिलाड़ी के लिए, और उस तरह के एडजस्टमेंट्स खिलाड़ी करते रहते हैं जरूरत के हिसाब से, वरना फिर चीजें जो है वो स्टक कर जाती हैं, जैसा कुणाल अभी कह रहे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की टीम ने जबरदस्त काम किया, और जिस तरीके से उसने इंग्लैंड की टीम को हराया, हम लोग मतलब पहले ये हो रहा था कि शायद 350 बनेगा, फिर 300 बनेगा, और फिर जिस तरह से रन्स जोड़े अफगानिस्तान की टीम ने, वो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। 8 रन के अंतर से हराया रोमांचक मुकाबले में, और बना दिए थे अफगानिस्तान ने 326 रन। 327 रन का टारगेट था इंग्लैंड के सामने, लेकिन इंग्लैंड की टीम 317 रन ही बना पाई। इब्राहिम जादरान का जो शतक था, बहुत ही शानदार शतक, 177 रन उन्होंने बनाए। और अब मुझे जो सवाल पूछना है कुणाल से वो ये कि इस हार पर वो नासिर हुसैन या माइकल अथर्टन वो जो बता रहे थे कि भारतीय टीम इसलिए जीत जा रही है सिर्फ क्योंकि वो दुबई में खेल रही है, बाकी टीमें जो है वो उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ा है। अरे भाई, इस पूरी सीरीज में या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की टीम ने कौन सा बहुत ट्रैवल कर लिया? ये तो खराब खेल कर हारे हैं, अब नहीं निकल रही है जबान। और एक आंकड़ा, बहुत आंकड़े भी ये लोग कई बार पेश करते हैं, टेक्निकल हम भी दे देते हैं भाई। 6ठी हार है लगातार आपकी, 6ठी, ठीक है। और 2009 के बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड की टीम 6 वनडे लगातार ऑन दी ट्रॉट हार गई हो, और उसके बाद आपके पास जो है टीम में आपके वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी भी मौजूद है, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो आप तो पहले अपना घर देखें, ठीक है, कि उसमें करना क्या है। और इंग्लैंड के लिए बड़ी मुसीबत का समय है, ट्रांजिशन का वक्त है। मुझे नहीं लगता अब उनकी जॉस बटलर की कप्तानी और वो सब कुछ, वो अब सब बदलने का वक्त आ गया है। जो बेसबॉल के लिए जो उनके मशहूर कोच थे, उनको आपने वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी लाकर जो है खड़ा कर दिया। नतीजा आपके सामने है। कई बार ये बल्ला भांज क्रिकेट जो होती है ना, ये चलती नहीं है, आपको सूझबूझ के साथ ही खेलनी पड़ती है। वो हर बार वो सब ड्रामेबाजी नहीं चलती। वो एक फेज में चल गई और आपने नाम कमा लिया, मगर वो उस तरीके से नहीं चलता, और इंग्लैंड की हालात वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई इंग्लैंड की इस बुरी हालत के लिए उनके प्लेयर्स जिम्मेदार हैं, स्ट्रैटेजी जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार है? भाई मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ख़राब है। जिस तरीके से वो चीज़ों के पीछे जाते हैं, उनका जो चुनाव है बॉलर्स का जो वो ओडीआई में कर रहे हैं वो भी ख़राब है। उनके पास आर्सेनल पूरे हैं, मगर बहुत मिक्स मैच हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक नज़र नहीं आती, और वो पैटर्न पे नज़र नहीं आती। और इनको शायद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ना मलाल भी नहीं होता कि अगर ये आप मतलब अगर आप जाके इंडिया में, दुबई में या फिर पाकिस्तान में मैचेस हार भी जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा, आप अभी भी उसमें जी रहे हो कि कोई बात नहीं जी, वहाँ पे मैच तो हार जाते हैं, तो उसको उतना सीरियसली शायद नहीं लिया जाता, इसलिए इतना बवाल नहीं हो रहा। नहीं तो बहुत मुश्किल हालत में इंग्लैंड की टीम है। और एक बार फिर से
अफगानिस्तान ने जो है पलट उलटफेर कर दिया है, कामयाबी उन्होंने हासिल की है। और ये पहली बार नहीं है जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया है। अभी पहले भी उन्होंने हराया था, 2023 वर्ल्ड कप के अंदर ही उन्होंने हराया था, 69 रन से इंग्लैंड को मात दी थी। अब ये दूसरी बार है जब आईसीसी इवेंट में इंग्लैंड को मात दे दी। बिल्कुल, और वो विश्वास अफगानिस्तान की टीम में दिख रहा था। मतलब जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी ना, एक समय लग रहा था कि 250 मतलब अगर आप उनके खेलने के तरीके पर जाएं जी, तब तो वो बिल्कुल वहीं पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते थे। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की टीम के अनुभव पर जाएं, इंग्लैंड की टीम के अनुभव पर जाएं, तो ऐसा लग रहा था कि बस ये इब्राहिम ज़ादरान जब तक है ना तभी तक मामला है, इनके आउट होते ही बात बिगड़ जाएगी। और 250 260 जाएगा, फिर वो रुके रहे, लगा नहीं 250 जाएगा, फिर 300 चला गया। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मतलब इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। ये भी इसका एक फर्क पड़ा, ये भी आपको बता देते हैं कि अब जो ग्रुप ए में अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान खिताब की रेस से बाहर हैं, तो ग्रुप बी में पहली टीम जो है वो जिसका बोरिया बिस्तर अब सिमट चुका है, वो टीम अब इंग्लैंड की है। दिखा दीजिए अपडेट। और दूसरा ये बता देते हैं कि इंग्लैंड की गेंदबाजों की किस तरह से पिटाई हुई है। जोफ्रा आर्चर मतलब दुनिया के खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं, 10 ओवर में 64 रन। ओवर्टन ने 10 ओवर में दिए 72 रन। और इसके अलावा मार्क वुड की बात कर लें, चाहे आप आदिल रशीद की बात कर लें, किसी भी गेंदबाज को कोई बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दी। ना ही ये दिखाई दिया कि उसने कोई बहुत दबाव बनाया हो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर। हाँ, जो रूट ने एक शतक जरूर लगाया, लेकिन वो शतक जो है वो बेकार चला गया, वो भी 4-5 साल बाद। बिल्कुल। और इससे उल्टा अजमतुल्ला उमरजई ने अफगानिस्तान के लिए 5 विकेट भी लिए। तो ये अब इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कुणाल, जो भी आपने बताया भी कि कोई पहली बार नहीं हराया है अफगानिस्तान ने, 69 रन से हरा चुकी है पहले भी। अब आप इसको तुक्का नहीं कहेंगे, अब आप इसको फ्लूक नहीं कह सकते। अगर आपकी टीम का बल्लेबाज एक बल्लेबाज 177 रन बना रहा है, बाकी बल्लेबाज भी 40s 50s में आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्कोरबोर्ड में। अगर आपकी टीम से एक गेंदबाज 5 विकेट ले रहा है, दूसरे गेंदबाज भी 2-2 1-1 विकेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये जीत के इरादे से खेला गया मैच है, ये फ्लूक कतई नहीं है। बिल्कुल जी, मैं गिना भी देता हूं इंस्टेंसेस। 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 जब हुआ वहां पर न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराया। तो ये सब फ्लूक नहीं हो सकते, ये हाल फिलहाल में टीम जो है वो बहुत मैच्योर हुई है। ज़ादरान की आपने बात की, ज़ादरान ने बयान दिया। अमूमन होता क्या है कि जब कोई छोटी टीमें या फिर बड़ी यंग टीमें और यंग प्लेयर्स अच्छा करते हैं और ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे क्रिकेट का कोई बहुत ज़्यादा कल्चर उस तरीके से है नहीं, मैच्योरिटी नहीं है सिस्टम के अंदर, तो बड़े बड़े बयान देने लगते हैं। एक जीत से पांव जो है आसमान में चले जाते हैं और वो सारी बातें होने लगती हैं। बड़ी उन्होंने अच्छी बात बोली कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब हमें गलतियां कम से कम करनी है। दिखाता है कि भाई आप एज ए खिलाड़ी इतने यंग होने के बावजूद कितने मैच्योर हुए हो, आप एज ए टीम कितने मैच्योर हुए हो। आपके जो कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, जो खुद इंग्लैंड से आते हैं, इंग्लैंड के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कितनी स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, सोच कितनी अच्छी डेवलप करी है, जिसमें आप सिर्फ अपने मतलब छाती चौड़ी करते नहीं घूम रहे कि भाई आपने एक मैच में किसी को हरा दिया, आपने शतक बना दिया। आप प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो कि हमें गलतियां कम से कम करनी है और वो सब कुछ। जब ये सारी बातें आप सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई टीम बहुत मैच्योर हो रही है। राशिद खान है, दुनिया भर में खेलते हैं, पता है किस तरीके से जो है ये सारे खिलाड़ी, इनमें से कई खिलाड़ी लीग्स में खेलते हैं, बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं। उन सब चीज़ों का मिश्रण जो है ना वो दिख रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कि वो किस मैच्योरिटी से खेलते हैं, कैसे अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बिना आइडिया में हवा में बढ़ते चले जा रहे हैं, हवा के फ्लो में बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ने 100-150 बना दिया, किसी ने आखिरी में आराम से भाई 20 गेंद पे उससे 50 निकल गए तो आपका ये स्कोर बन गया। नहीं, देयर इज मेथड टू मैडनेस। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ मैडनेस हो रही है, ये मेथड है इसके अंदर, इस मैडनेस के अंदर, और इनको जायंट किलर कहा जाता है। ठीक है कि भाई ये जायंट किलर टीम है और उस रेपुटेशन पे ये बार बार खरे उतर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान बार बार खरी नहीं उतरती है, ये बार बार खरे उतर रहे हैं। अगर आप देखो कंसिस्टेंसी है, आप कोई भी आईसीसी इवेंट 2023 के बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी देख लो, आप यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी देख लो, टीम आती है, अपनी छाप छोड़ती है, अपना असर दिखाती है। कोई ना कोई मैच ऐसा पड़ता है जिसके अंदर वो ये दिखा देते हैं कि भाई हमसे डरो,
ठीक है, हमसे डरने की जरूरत है, हमको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ऑस्ट्रेलिया भी हल्के में नहीं ले सकती। तो वही चीज है, अब यहां पर जो है अफगानिस्तान ने फिर से वही चीज साबित की और अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बने हुए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि पहली टीम जो बाहर होने वाली हो गई वो इंग्लैंड की टीम है। और 2023 के वर्ल्ड कप पे तो जो काम अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में किया था वो तो कमाल था। मतलब जिस तरह से वहां पर लगभग मात दे ही दी थी, और वहां से निकल के वो ग्लेन मैक्सवेल की एक करिश्माई पारी आती है और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया दोबारा अपने आप को खड़ा करता है और फिर वो खिताब जीतता है। वो एक अलग कहानी है। लेकिन अफगानिस्तान को अब आप एक ऐसी टीम नहीं मान सकते हैं जो फ्लूक से जीतती हो, चुक्के से जीतती हो, तुक्के से जीतती हो। वो अब अपना बिल्कुल जो बात अभी कुणाल कह रहे थे वो मेथड लेकर आते हैं। उनके पास अपने रोड मैप है पूरा टीम के खिलाफ परफॉर्म करने का। चलिए, जॉस बटलर की हालत बहुत बुरी है इस वक्त, क्योंकि 6 हार जिस तरह से अभी बता भी रहे थे कुणाल लगातार हार चुके हैं। वो क्या कह रहे थे इस हार के बाद वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनकी मायूसी साफ समझ में आ रही है। ये हताश करने वाली हार है। हम खेल में बने हुए थे लेकिन आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने मैच हमसे छीन लिया। इब्राहिम को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। आखिरी 10 ओवरों में 113 रन जोड़कर उन्होंने हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। यही मैं आने वाला भी था कुणाल आपसे पूछने की। बैटिंग में तो चलिए जो रूट ने भले ही एक लंबे अरसे के बाद शतक लगाया, लेकिन लगाया, थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हुई। लेकिन बॉलिंग क्या वाकई इतनी खराब है, या फिर बस वो जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप रेपुटेशन पर खेलते चले गए। आपको लगा कि नहीं अच्छा चलो इस ओवर में चले गए 10 रन 12 रन कोई बात नहीं, अगले ओवर में कोई ना कोई एक विकेट निकाल ही लेगा। फिर अगले ओवर में भी चले गए आपके 12 रन। वो लगातार आखिरी के ओवर में जिस तरह से बाउंड्रीज और बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे, शायद हर गेंदबाज ने अपने ओवर को बेहतर करने की बजाय ये सोचा कि अगले वाले में आउट हो जाएंगे तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, वरना इतना बुरा हाल नहीं होता इंग्लैंड की गेंदबाजी का, खासतौर पे तेज गेंदबाजों का। सर मैं इसमें ये बात मानता हूं, इंग्लैंड की गेंदबाजी के बारे में अगर हम टेस्ट मैचेस में सोचते हैं ना, तो हमें याद आता है कि भाई चलो उनके पास टेस्ट मैच के बॉलर्स हैं, ठीक है, और वहां पर वो मुश्किल पैदा करते हैं, और खासतौर पर इंग्लैंड में तो बहुत ही मुश्किल पैदा कर देते हैं। मगर जब हम ओडीआई सेटअप में या T20 वर्ल्ड कप के बारे में जब हम सोचते हैं, T20 के सेटअप के बारे में सोचते हैं, तो इंग्लैंड के बॉलर्स ना जहन में नहीं आते। वो बदलते रहे हैं। इंग्लैंड की ताकत उनकी गेंदबाजी रही नहीं है। जब भी उन्होंने ये पिछले दिनों कामयाबी हासिल की, उनकी ताकत उनकी बल्लेबाजी रही है कि हम इतने रन बना देंगे अगर पहले बल्लेबाजी आई कि भाई आपके हौसले पस्त हो जाएंगे, और आप जितने भी रन बनाओगे हम उससे 1 रन ज्यादा बनाने का मादा रखते हैं। ये उनका बेसिक फंडा था जिसके ऊपर वो चले और उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी बैटिंग को और डीप किया, बॉलर्स ऐसे ढूंढे जो बल्ला बांध सकें, ये सब कुछ कर सके। अब दिक्कत ये नहीं हो रही कि जोफ्रा आर्चर 3 विकेट नहीं निकाल रहे हैं। भाई पाटा विकेट पे 64 रन देकर 3 विकेट तो निकाल ही रहा है ना वो बंदा। दिक्कत ये हो रही है कि अब आप विरोधी से 1 रन फालतू नहीं बना पा रहे हो। अब आपके पास उसी पाटा विकेट के ऊपर आपके जो टॉप 3 है वो नहीं चलते हैं। 12, 38, 9 जो रूट शतक बनाते हैं, जो रूट का शतक बनाना आपको पता है, वो रन बॉल शतक होता है। वो उस तरीके का शतक नहीं होता कि भाई 70 गेंद पे बना दिया तो वो इंपैक्ट आ जाएगा, आने वाले बल्लेबाजों को जो है उससे ईज आउट हो जाएगी। अब बल्लेबाजी नहीं चल रही है। दिक्कत ये है कि वो बैट्समैन नहीं चल रहे हैं, उस तरीके से वो इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम यही हो रही है। और जब आप बहुत ज्यादा एक चीज पर निर्भर कर जाते हो ना जीत के लिए, कि भाई आपने सिर्फ बल्लेबाजी पर निर्भर ज्यादा हो गए, तो फिर ये दिक्कतें आ जाती हैं। और वो इंग्लैंड के साथ वही आ रही है कि वो ऑल राउंड जो है ना वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ। आपने एक खांचा ढूंढ लिया सफलता पाने का, वो जब तक चला उसके बाद नतीजे नहीं आ रहे। बिल्कुल, वो कहानी जिंदगी के फलसफे जैसी ही है कि आपको अगर तरक्की करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर काम करना होगा। आप सिर्फ एक्स एक्सिस पर काम करके ही कामयाबी पाते जाएं, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ी बहुत कामयाबी मिलेगी, लेकिन जब तक वाई एक्सिस पर भी काम नहीं होगा तब तक वो कामयाबी पूरी होगी नहीं। और इसीलिए शायद जब भी कोई टीम वर्ल्ड क्रिकेट में लंबे समय तक अपनी बादशाहत कायम करती है तो उसकी बैटिंग और उसकी बॉलिंग, और बल्कि अब तो उसमें फील्डिंग भी जोड़ना होगा, वो भी बेमिसाल होती है तभी। वरना सिर्फ बैटिंग के दम पर, जो बात कुणाल ने भी बताई और नोटिस कराई कि टीम इंग्लैंड की अच्छा तभी कर रही थी जब उसके पास वो उस किस्म के बल्लेबाज थे जो बेखौफ होकर, निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। किसी भी स्कोरबोर्ड पर किसी भी टारगेट तक पहुंचने की हिम्मत रखते थे, हिम्मत दिखाते थे। वहां डेंट हुआ है तो फिर गेंदबाजी तो आपकी औसत थी ही, वही आपको नुकसान भी पहुंचा रही है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय टीम की। भारतीय टीम ने
अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम किया है। दुबई में खेल रही है, एक ही स्टेडियम में खेल रही है, एक ही पिच पर खेल रही है, मतलब एक ही मैदान में खेल रही है। पिच में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, तो इसका फायदा भी उसको मिल रहा है, लेकिन फिर इस फायदे के साथ साथ उसने अपना संघर्ष भी दिखाया है। पहले मैच में जिस तरीके से उसने बांग्लादेश को हराया और उसके बाद दूसरे मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, वो दोनों ही मैच में बड़ी ही साइंटिफिक किस्म की बल्लेबाजी हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी की जो खबर है वो ये है कि न्यूजीलैंड को लेकर भारतीय टीम का अभ्यास सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। शुभमन गिल को अगर छोड़ दिया जाए तो बुधवार को जो भारतीय टीम का नेट्स था उसमें सारे खिलाड़ी नजर आए और साथ ही साथ नजर आए मौने मौकल, जो चले गए थे व्यक्तिगत कारणों से बीच में चैंपियंस ट्रॉफी के अपनी टीम को छोड़कर, लेकिन वो भी लौट आए हैं। और उन्होंने लौटने के बाद इस सेशन से पहले गौतम गंभीर से ठीक ठाक देर बातचीत की, डिस्कशन किया। निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को लेकर बात हुई होगी कि भाई हम जब 5 स्पिनर लेकर आए थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, कह लें या कह लें कि लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि क्या है, अजीब ही स्थिति है। 33% जो है इस टीम में स्पिनर्स हैं, लेकिन अब जो है ये समझ में आ रहा होगा बाकी टीमों को भी कि यहां पर क्यों स्पिनर्स जो है वो क्रूशियल थे। और दूसरी चीज़, हमने जब टीम चुनी थी तो दुबई के हिसाब से चुनी थी, बाकी सारी टीमें जो चुनी गई थी वो पाकिस्तान में लाहौर, कराची या रावलपिंडी को दिमाग में रखकर चुनी गई थी, क्योंकि लीग मैचेस किसी भी टीम को वहां पर खेलने थे। वापस आ गए हैं कुणाल, मौने मौकल टीम के साथ जुड़ गए हैं, टीम का मोराल अच्छा है, टीम अपना पॉजिटिव तरीके से तैयारी कर चुकी है। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, वही बात जो हम लोग लगातार करते हैं, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट बेहतर अपने आप आएगा। बिल्कुल जी, प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हैं। और जो आपने एक बात बताई कि भाई शुभमन गिल जो है वो नेट्स में नजर नहीं आए, इसमें थोड़ा सा एडिशन है कि रोहित शर्मा भी जो है ना वो टीम के साथ जरूर थे, मगर बताया जा रहा है कि उन्होंने नेट्स नहीं किया, कुछ हैमस्ट्रिंग की दिक्कत उनको भी जो है आ रही है। और एक ये कंसर्न है, अब ये कितना बड़ा है कितना छोटा है ये तो भाई अब आने वाले दिनों में जब और नेट्स होंगे तो लगातार अब टीम प्रैक्टिस करेगी तो फिर चीज़ें थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई चोट कितनी गंभीर है कितनी नहीं है। बाकी सब एज यूजुअल है, कोई चिंता की बात है नहीं। आपको न्यूजीलैंड जो है उसके खिलाफ उतरना है, आप कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखना चाहोगे कि भाई जीत रहे हैं तो जीतते चले जाएं यहाँ से, क्योंकि वो हार जो है ना फिर वो डेंट पहुंचाती है, सवाल खड़े करती है, माइंड में क्वेश्चन खड़े करती है, आपको डिफरेंटली सोचने के लिए मजबूर करती है। और आप नहीं चाहोगे कि नॉकआउट से पहले जो है ना वो एक हार मिले, ताकि आप कुछ डिफरेंटली सोचने की कोशिश करो। तो यहां पर टीम उसी प्रोसेस पे जो है आगे बढ़ना चाहेगी। टेंशन कोई है नहीं, आपने सेमीफाइनल में जगह पहले ही बना ली है। बस बात यह है कि भाई एक मैच और है और उस मैच को भी जीतना है, कोई हारने के लिए तो मैदान पर उतरता नहीं है। और न्यूजीलैंड ने जख्म बहुत दिए हुए हैं, ठीक है, आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी टूर्नामेंट्स में खास तौर पर। तो अब वो दोबारा से उस तरीके के जख्म ना मिले। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, अभी उन्होंने ट्राई सीरीज जीती है, पाकिस्तान को हराया है, उनके लिए भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसको हराने के लिए दम लगाना पड़ेगा, अपनी प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है सारे इंग्रेडिएंट्स इंडियन टीम के पास मौजूद है। अगर सब खिलाड़ी फिट एंड फाइन अवेलेबल रहते हैं जो 11 हमने उतारी पिछले मैचेस के अंदर, तो फिर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड को मुश्किल पेश आएगी क्योंकि वो अब यहां पर दुबई में आकर खेलेंगे, जहां के कंडीशन से जो है ना टीम इंडिया अब 2 मैचेस खेल चुकी, कई प्रैक्टिस सेशन कर चुकी, थोड़ा आइडिया ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल आइडिया ज्यादा हो चुका है। और मैं शो को रैप अप करें उससे पहले एक कमेंट और लेना चाहूंगा, और वो कमेंट है, ये कह देना कि मतलब ये वही फिर माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन वाली बात कि दुबई में खेल रहे हैं, एक ही ड्रेसिंग रूम है, एक ही होटल है, एक ही तरह के पिच है, ये सब कुछ अलग है। लेकिन अब भी पहले मैच में वो शुभमन गिल का शतक और दूसरे मैच में विराट कोहली का शतक, उसमें क्या आप 100 में से 100 नंबर देने में 1 नंबर की भी कटौती कर सकते हैं कि नहीं, दुबई में खेल रहे थे और ये कर रहे, जिस तरह के डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया शुभमन गिल ने पहले मैच में, और विराट कोहली ने सिर्फ 7 चौके यानी 28 रन बनाए बाउंड्री से, 72 रन सिंगल डबल लेकर। इसमें आप 100 में 101 नंबर ही दे सकते हैं, 99 तो नहीं दे सकते हैं। बाकी जिसको जो कहना है वो कहता रहे, वो कहता ही रहेगा, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना भाई। जिसकी आदत है, जिसकी दुकान ही कहने से चल रही है, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या रोक सकते हो? उनका काम ही है ऐसी बातें कहना या किसी का भी कहना। मगर इंडियन टीम ने देखिए, आपने अंटार्कटिका में बनाया वो 100 होता है, बिल्कुल ठीक है, वो जहां मर्जी बनाया गया हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये 100 नॉर्मल 100 नहीं थे, कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं था। शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर था, उस समय अगर उनका विकेट गिरता तो वो मैच फंस जाता, ठीक है, उस मैच में दिक्कत पेश हो जाती। उन्होंने अपनी उपकप्तानी की जिम्मेदारी जब से बने हैं, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज से बने, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विराट कोहली, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को आप जितना मर्जी कह लीजिए भाई, बोलने को रह गए हैं, ये है वो है, मगर प्रेशर तो रहता ही है ना। बीइंग
फेसिंग और आउट होने के लिए गेंद एक ही चाहिए एक ही चाहिए होती है। आपको प्रेशर तो रहता ही है ना, आप वैसे आपका बल्ला नहीं बोल रहा, अगर वहां पर भी आप टीम का साथ छोड़ के, ठीक है नीचे से हार्दिक पांड्या जिता दे, कोई जिता दे, वो अलग बात है, मगर प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को सोक इन करके आपने अगर रन बनाया, खास तौर पर चेज में अगर शतक बनाया, तो वो मायने जरूर रखता है। बिल्कुल लगता है, और इसीलिए शायद भारतीय टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही होगी। अंदर ही अंदर वो जो 2023 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को बेंचमार्क की तरह रखा गया है, उसी तरह से परफॉर्म करने की तैयारी होगी भारतीय टीम की। और तैयारियों में क्या कुछ खास है, जब नेट्स होंगे, फुल फ्लेजेड नेट्स होंगे, रोहित शर्मा को की हैमस्ट्रिंग को लेकर क्या अपडेट है, शुभमन गिल को लेकर क्या अपडेट है, ये सारे अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वायदा है। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करने का काम आपका है, वो आप करते रहिए। वैसे आपने पिछले कुछ समय में जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, और साथ ही साथ इस शो में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी शुक्रिया और आभार।